आज तक पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए बड़े लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कौन है? सरकार है, एसीएस है, डीजीपी है और एसपी हैं। ये तीनों मशीनरियां हैं, मशीनरी के पार्ट हैं। कोई आप लगा लीजिए इंजन है, कोई लगा लीजिए आप एक्सीलेटर है, कोई आप लगा लीजिए स्टीयरिंग है। तो इन तीनों, अगर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग, एक्सीलेटर और टायर और इंजन अलग अलग दिशा में चलेंगे तो वो एक्सीडेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर है। इस मामले में गवर्नर महोदय किसी की कंप्लेंट पर या खुद सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं कि ये 356 में मामला जो है वो आता है, क्योंकि संवैधानिक मशीनरी जो है वो फेल हुई है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, पूर्व एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के विनय कुमार शर्मा साहब। ये सोशल मीडिया में काफ़ी तल्ख टिप्पणी करते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कानूनविद तो है ही। आजकल बिमल नेगी जो चीफ इंजीनियर रहे, उनका मुद्दा बहुत, उनकी मौत का मुद्दा, रहस्यमयी हालात में मौत हुई थी, काफ़ी गरमाया हुआ है और सामने आई है पुलिस अधिकारियों की खींचतान भी, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी, मौजूदा डीजीपी और शिमला के एसएसपी के बीच। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होती। देखने वाली बात यह है कि अब सीबीआई कब अपनी जांच शुरू करती है। इन सब के बीच कानून की नज़र में ये जो खींचतान चल रही है ये कितनी सही है और इनका क्या व्यू पॉइंट है, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, शुरू में हमने पृष्ठभूमि में भी कहा, बहुत तल्ख टिप्पणी भी करते हैं। ये जो बिमल नेगी मामला है अभी भी ये सुलझा नहीं है और पीड़ित परिवार को ये लगता है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश दिए हैं कि ये न्याय मिलने की दिशा में पहला कदम है। आपका ओवरऑल इसमें क्या दृष्टिकोण है? बात तो ये कि हमारा दृष्टिकोण होना या ना होना इतना बड़ी बात नहीं है। मेन बात है कि जो नेगी साहब का परिवार है और नेगी साहब हैं, उन दोनों को ही इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। और पूरा हिमाचल जो है वो अब पहले एसआईटी की तरफ देख रहा था, अब सीबीआई की तरफ देख रहा है, बीच में कोर्ट की तरफ देख रहा था कि कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करता है। अब सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं कि सीबीआई जो है इस मामले की जांच करेगी। नेगी साहब के परिवार को शुरू से ही लग रहा था कि उनका अविश्वास है, इसलिए वो बार बार मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब कम से कम उनको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जो न्याय जो है नेगी साहब के साथ होगा और उनके साथ होगा। मैं दृष्टिकोण इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हाईकोर्ट में कानून की नज़र में अलग अलग एफिडेविट फाइल हुए हैं। डीजीपी ने कुछ अलग एफिडेविट फाइल किया है, शिमला के एसपी ने अलग किया है, एसीएस का एफिडेविट भी आया। अलग अलग तीनों की कहीं ना कहीं इसमें अंतर विरोध है तीनों की रिपोर्ट में। क्या ऐसा कह रहे हैं, शिमला के एसपी कह रहे हैं कि डीजी ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो सही तरीके से फाइल नहीं किया है, डीजीपी एसपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। में बहुत बड़ा ब्लंडर कोर्ट में हुआ। तीनों ही पार्टियां, चाहे एसीएस होम हो, डीजीपी हो या फिर एसपी शिमला, ये तीनों ही एडवोकेट जनरल के थ्रू इनको अपना एफिडेविट, अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइल करनी चाहिए थी, क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफिस ही इनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है और हमेशा से ही करता है। तो हुआ यूं कि जो एसीएस होम हैं ओंकार शर्मा जी, उन्होंने अपना एफिडेविट जो था और स्टेटस रिपोर्ट जो थी वो एजी ऑफिस में भेजी थी, लेकिन एजी ऑफिस ने उसको बेट करने से मना कर दिया। जब उन्होंने बेट करने से मना कर दिया तो एसीएस होम के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि इसमें एफिडेविट फाइल करिए और साथ में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए, जो उनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी। माननीय मुख्यमंत्री ने उनको एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जो उन्होंने सील्ड कवर लिफाफे में माननीय मुख्यमंत्री को दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि ये वाली जो रिपोर्ट है वो आप कोर्ट में फाइल करिए। तो कोर्ट में अगर कोई स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाती है तो कोर्ट कह देता है उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि आप इसके साथ काउंटर एफिडेविट जो है वो फाइल करिए। तो वो काउंटर एफिडेविट जो है उसके साथ फाइल करना,
जो स्पोर्टिंग एफिडेविट जो था वो उसके साथ फाइल करना था, वो उन्होंने किया। सेम बात जो थी डीजीपी की थी। आपको याद होगा जैसे ही नेगी साहब की जो मिसिंग हुए, जब वो 10 मार्च को, तो उसके 3-4 दिन के बाद परिवार की तरफ से प्रेशर आया कि इसकी जांच की जाए हाई लेवल पे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने डीजीपी साहब को डायरेक्शन दी कि इसमें आप कोई एक्शन लीजिए। तो डीजीपी साहब ने एक खुद एसआईटी बनाई हुई थी अपने, वो खुद ही उसको हैंडल कर रहे थे। तो उसने जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही 18 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली और 19 तारीख को जब उनकी डेड बॉडी को शिमला लाया गया, तो नेगी साहब के परिवार ने उनके ऑफिस के बाहर धरना दिया। उनकी मांग यही थी कि इस मामले की ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए और नेगी साहब को न्याय मिलना चाहिए। तो उसके बाद एक और एसआईटी जो थी, वो शिमला एसपी जो हैं उनके अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो इस तरह से लगभग 2 एसआईटी हो गई और तीसरी जो थी ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट हो गई। अब जहाँ तक डीजीपी की बात है, डीजीपी साहब ने भी अपनी जो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करनी थी और एफिडेविट देना था, वो भी एजी ऑफिस की तरफ से बैट नहीं किया गया। अब क्या कारण है ये दोनों पार्टियां जानती हैं, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैट नहीं हुआ। और डीजीपी साहब ने भी एसीएस की तरह अपनी तरफ से कोर्ट में ये एफिडेविट फाइल किया और ये रिपोर्ट फाइल की, जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है। क्योंकि एडवोकेट जनरल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर बैठे हैं, डीजीपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं, एसीएस होम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं और एसपी शिमला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं। ये चारों अगर अलग अलग दिशा में चलेंगे तो इससे का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हुई है इस मामले में। आपने बड़ी बात ये कही है। इसमें इसी में हम आगे एक सवाल जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि शिमला के एसपी ने कहा था कि वो एलपीए में जाएंगे। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि अपील कोई नहीं होगी, तो वो भी क्या इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि अपील में क्या वो जा सकते थे, एलपीए में जा सकते थे? देखिए, कोई भी पार्टी जो है कोर्ट में आती है तो उसके पास ये राइट रहता है कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको लगता है कि फैसला उसके अगेंस्ट आया है और गलत आया है, तो वो एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके लिए अपीलेंट कोर्ट है। तो अपीलेट कोर्ट में जैसे ये सिंगल बेंच का ऑर्डर था, तो एलपीए में डीबी के पास जाता, यानी डबल बेंच के पास जाता। तो एसपी शिमला उस बेस में कह रहे होंगे, क्योंकि सीएम साहब जो थे वो दिल्ली थे, तो उनसे उनकी बात नहीं हो पाई होगी, उनके पीछे से ये फैसला हुआ था। तो एसपी साहब को लगा होगा कि वो एग्रीव्ड हैं इस मामले में, क्योंकि वो ऑफेंडेड तो फील कर रहे थे कि उन्होंने जो जांच की है उनके हिसाब से सही है। तो उनके हाथ से जांच को छीनकर अगर सीबीआई को दिया जाएगा तो उनको ऑफेंडेड फील तो करेंगे ही, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट में केस हारती है, वो ऑफेंडेड फील करती है, तो उसके लिए अपीलेट कोर्ट है। तो ये उनका राइट था, वो राइट के हिसाब से बोल रहे थे कि वो जा सकते हैं। वो अपने स्तर पे ये कह सकते थे, क्योंकि वो भी तो एजी ऑफिस के थ्रू ही जाएंगे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हैं, जैसे एसपी शिमला है या एसीएस होम होते या फिर डीजीपी होते, कोई भी अपनी तरफ से एक लेटर लिख देते, अपनी बात एजी ऑफिस को लिखते कि आप इस मामले में एलपीए फाइल करिए। उसके बाद प्रोसीजर है कि ये मामला जो है सारी, जब इसकी ऑर्डर की कॉपी आती, पूरी फाइल होती, वो पूरी फाइल जाती है सेक्रेटरी लॉ के पास। सेक्रेटरी लॉ जो हैं वो इनको भेजते हैं, अपनी ओपिनियन बनाते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी होम जो हैं वो बॉस हैं इस डिपार्टमेंट के, बाकी सारे उनके अंडर हैं। तो सेक्रेटरी होम ने इसमें फैसला लेना था कि अपील करनी है या नहीं करनी है। आपने सेक्रेटरी होम का हवाला दिया, जो एसीएस भी है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी उसमें आरोपित पक्ष से उन्होंने नहीं पूछा। क्या आपसे जो कानूनी सवाल ये है कि क्या प्रारंभिक इंक्वायरी के दौरान कानून क्या कहता है, क्या आरोपित पक्ष की स्टेटमेंट लेना जरूरी है, या फिर जहाँ तक हमारी समझ है वो तब ली जाती है जब वो उस आधार पर चार्जशीट हो जाए, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट होती है? तो एसीएस सही है इस मामले में, या जो कल व्यू पॉइंट मुख्यमंत्री कह रहे थे कानूनी नज़र में? देखिए, एसीएस होम को जो रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था वो थी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अलग होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग होती है, इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर अलग अलग हैं। अगर तो ये
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती तो पहले शो कॉज नोटिस जाता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद जाके क्या नाम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो तथ्य रखे जाते हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने की पावर होती है, ठीक वैसे ही जैसे कोर्ट में होती है। क्योंकि ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये ड्राइव किया गया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से, जो कहते हैं कि वन शुड बी हर्ड। तो कोर्ट में आप देख लीजिए, चाहे कोई मर्डरर है, जैसे कसाब था, कसाब को भी पूरा मौका दिया गया, उसको एडवोकेट भी दिया गया, उसको सारी जिरा करने के वो दिए गए, उसको अपील करने का मौका दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला, उसके बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास मर्सी पटिशन फाइल करने का मौका दिया। यानी पूरी रेमेडी जो है एग्जॉस्ट करने का मौका मिलता है, ये कानूनी प्रावधान है। दूसरा, अब आप इस बात से कितने सहमत है, क्योंकि डीजी ने ये कहा कि शिमला के एसएसपी का आचरण सही नहीं है, हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा इनको सस्पेंड किया जाए, उन्होंने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट को भेजा, एसीएस होम को भेजा। दूसरी तरफ से जो डीजीपी ने, आप कह रहे सरकारी मशीनरी वहाँ फेल होती दिखाई दी, डीजीपी ने एफिडेविट फाइल किया, उसमें एजी ऑफिस को नहीं पूछा गया। तो आचरण किसका सही लगता है कानूनी नज़र में, क्योंकि नियम क्या कहते हैं? देखिए, कोर्ट ने, सबसे पहली बात तो ये थी कि कोर्ट ने सबको कहा था कि आप अपने एफिडेविट के साथ रिपोर्ट कीजिए। अब अगर जैसा कि एसीएस होम या डीजीपी साहब ने अपने डायरेक्ट एफिडेविट दिए हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने ये तो नहीं किया होगा कि डायरेक्ट ही फाइल कर दिए, उन्होंने पहले इसको बेट करने के लिए एजी ऑफिस भेजा होगा। एजी ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो बिना उसकी परमिशन के नहीं फाइल कर सकते थे। दूसरी बात ये थी इसमें इम्पॉर्टेंट कि कोर्ट का ऑर्डर था। अब अगर एसीएस होम और डीजीपी, अगर उनके दोनों के एफिडेविट एजी ऑफिस ने बेट नहीं किए, तो फिर उनके पास चारा क्या था? यहाँ तो वो कंटेम्प्ट में फंसते कोर्ट के ऑर्डर को। कोर्ट का ऑर्डर था कि आप इसमें रिपोर्ट फाइल करिए और अपने एफिडेविट लगाइए। तो अगर बेट नहीं कर रहे थे तो कोर्ट को या तो वो ये बताते कि भाई ये बेट नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास दूसरा चारा था कि वो सीधे एफिडेविट फाइल कर दें। तो उन्होंने सीधे एफिडेविट फाइल किए हैं। चाहे ये गलत है या ठीक है, लेकिन उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की जो है अवहेलना नहीं की है, कोर्ट के ऑर्डर को माना है, उसकी कंप्लाइंस की है, तो उसमें वो गलत नहीं हो सकते। दूसरा, जो कल मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट ने जो ये कहा कि जो सीबीआई की टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होना चाहिए, इससे वो असहमत दिखे, वो सहमति नहीं है सीएम की। देखिए, सीएम साहब के कहने से कोर्ट नहीं चलते। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि हिमाचल कैडर का कोई ऑफिसर नहीं होगा, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, जो कर्नल थी मैडम, उनके खिलाफ सोफिया, जो कर्नल सोफिया थी, उनके अगेंस्ट टिप्पणी की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए डायरेक्शन दी थी मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ। मंत्री उसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक एसआईटी बनाई कि एसआईटी जो है इस मामले की जांच करेगी और उस एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर का कोई ऑफिसर नहीं होगा। सेम जो चीज़ लाइन थी, वो जो हमारा हिमाचल हाई कोर्ट है उसने वहाँ से लाइन ली कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर किया है, ठीक वैसा ही ऑर्डर जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके नक्शे कदमों पर किया है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लॉ ऑफ द लैंड है, तो वो नीचे वाले कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन्होंने किया। आप राजनीतिक, कई बार आप राजनीतिक भाषा भी सोशल मीडिया में कहते हैं, आपने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात है कि ये राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। ये आपने अगर कहा है, किन बिना पे कहा है, क्या आपके पास ऐसे तथ्य हैं और आपको क्या आशंका क्या लगती है, आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, स्ट्रेट वे मैंने आपको कहा कि एसीएस होम जो हैं वो अपने होम डिपार्टमेंट के बॉस हैं, उनके अंडर डीजीपी आते हैं, उनके ही अंडर एसपी आते हैं। तो जब इन तीनों की रिपोर्ट्स जो हैं कोर्ट में बिना बेट किए, बिना एजी ऑफिस के बेट किए हुए ये फाइल हुई हैं, इसका मतलब सरकार की उसमें सहमति नहीं है। क्योंकि एजी जो हैं
वो सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे बड़े ऑफिसर हैं कोर्ट में। सबसे बड़े लॉ ऑफिसर जो हैं पूरे हिमाचल के एजी हैं। तो अगर उनसे बेट नहीं करवाया गया है तो इसका मतलब ये है कि सरकार से बेट नहीं करवाया है। एजी कौन है? एजी जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार के। तो सरकार से बेट नहीं करवाया एक तरह से एसीएस होम ने अपना एफिडेविट और ना ही डीजीपी होम ने। लेकिन इस मामले में ये पता करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। क्या एजी ऑफिस ने बेट करने से मना कर दिया या उन्होंने डायरेक्ट फाइल कर दिया? क्योंकि उनको तो डायरेक्ट फाइल करना ही था। अगर वो फाइल ना करते तो डीजीपी और एसीएस होम जो हैं वो डायरेक्ट कोर्ट के स्कैनर में आ जाते कि आपने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लाइंस क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एजी ऑफिस को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए था। लेकिन अगर कोर्ट की फाइल में, देखिए कोर्ट में सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, कोर्ट की फाइल में अगर एसीएस होम और डीजीपी का एफिडेविट बिना एजी ऑफिस के बेट हुआ है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आज तक पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए बड़े लोग, डीजीपी जो हैं वो पूरे हिमाचल की पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मुखिया हैं। एसीएस होम जो हैं वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर के बॉस हैं। तो जो मिनिस्टर होम हैं वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री, एसीएस होम, डीजीपी और एसपी, इन तीनों के अलग अलग दिशाओं में चलने का मतलब साफ है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर है। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कौन है? सरकार है, एसीएस है, डीजीपी हैं और एसपी हैं। ये तीनों मशीनरियां हैं, मशीनरी के पार्ट हैं। कोई आप लगा लीजिए इंजन है, कोई लगा लीजिए आप एक्सीलेटर है, कोई आप लगा लीजिए स्टीयरिंग है। तो इन तीनों, अगर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग, एक्सीलेटर और टायर और इंजन अलग अलग दिशा में चलेंगे तो वो एक्सीडेंट होगा। मतलब सब कुछ जो है मशीनरी जो है फेलियर है गाड़ी की। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हुआ है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर है। इस मामले में गवर्नर महोदय किसी की कंप्लेंट पर या खुद सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं कि ये 356 में मामला जो है वो आता है क्योंकि संवैधानिक मशीनरी जो है वो फेल हुई है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपने पहले भी ऐसी बातें कही थी, तो आपको सरकारी पक्ष ये है कि जो सत्ता पक्ष है वो आपको, आपकी इन बयानों को इस तरीके से लेता कि विपक्ष की भूमिका में जो बातें विपक्ष बोलता है, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि अब सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करने के प्रयास कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, इन बयानों से आपको लगता है, आपका इसमें क्या कहना है? मैंने साफ जो कुछ कहा एज ए लॉयर कहा, जो मुझे कानून की थोड़ी बहुत समझ है मैंने उसके हिसाब से कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहा। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हूँ तो मैं विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ या कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए उसके प्रावधानों के हिसाब से कोई बात कही है तो उसको काट के बताए ना, कोई उसको काट बताए। ये एलिगेशन लगाने से बात नहीं बनेगी। आप उस बात को काटो कि भाई जो एसीएस होम ने डायरेक्ट एफिडेविट दिया या डीजीपी ने डायरेक्ट एफिडेविट दिया बिना बैठ के, क्या ये सही है? अगर वो कहते हैं कि ये सही है तो मैं गलत हूँ। अगर वो कहते हैं कि नहीं उनको बैट करवाना चाहिए था तो फिर सरकार गलत है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर है। तो फिर ये 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन का मामला बनता है। दूसरा इससे जुड़ा, कई बार आप खुलकर पक्ष लेते हैं कि आप वीरभद्र कांग्रेस की आप बहुत पैरवी करते हैं कि असली कांग्रेस ही वीरभद्र कांग्रेस ही, आप खुल के ही आप कहते। तो हालांकि ये सवाल इससे जुड़ा नहीं, एक सियासी सवाल है, लेकिन ये जुड़ता तब है जब आप संवैधानिक मशीनरी की फेल होने की बातें करते हैं तो लोग इसको रिलेट करते हैं, कि को रिलेट करते हैं रादर, कि आपकी आस्थाएं या निष्ठाएं होली लॉज के साथ हैं। जब राजनीति की बात आती है तो होली लॉज जो है वो सीधी सी बात है, आज मैं जो कुछ भी हूँ होली लॉज की वजह से हूँ, राजा साहब की वजह से हूँ। लेकिन जब मैं
लीगली कोई बात करता हूँ तो मैं एज ए एडवोकेट बात करता हूँ, ना कि किसी पार्टी से एफिलिएटेड होकर बात करता हूँ। ये अनडिस्प्यूटेड बात है कि मैं वीरभद्र रॉयलिस्ट हूँ और मैं ज़िंदगी भर रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, अब जो मूल केस है वो बिमल नेगी के पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इस दिशा में अब सीबीआई भी आगे जांच करेगी। आपको क्या लगता है कि अब न्याय मिलेगा? पहले कहाँ बड़ी चूक कहाँ हुई? एक मामला, एक व्यक्ति गुम होता है, पहले एसआईटी, एक एसआईटी पहले डीजीपी बनाते हैं, उसके बाद एक एसआईटी शिमला के एसपी बनाते हैं और एफिडेविट भी अलग अलग आते हैं। बड़ी चूक इस पूरे मामले में कहाँ हुई और कैसे जो पुलिस की छवि निर्मित हुई है जनता के बीच, लगभग वैसी छवि है जो गुड़िया मामले में हुई थी? देखिए, इस मामले में सबसे पहले तो जो एसआईटी थी उसको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए था। उसको अब उसके कई चीज़ें वो लोगों को नहीं समझा सके, जैसे कि एएसआई जो पंकज है वो किसके कहने पर बिलासपुर गया, क्योंकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं था, तो अपनी मर्जी से तो गया नहीं, जाहिर सी बात है उसको किसी ने वहाँ पर भेजा। दूसरी बात, जो पेन ड्राइव थी अपने पास ले गए, वो पेन ड्राइव गायब रही जब तक एक मामला वीडियो के थ्रू सामने नहीं आया, जिसमें जो एएसआई पंकज है वो पेन ड्राइव मिलने के बाद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है और पीछे से एक फिशरमैन मछुआरा जो है वो वहाँ पर वीडियो बना रहा है। वो वीडियो वायरल होती है, उसके बाद पता लगता है कि एक पेन ड्राइव मिली है, फिर उसको पेन ड्राइव को हासिल किया जाता है। हासिल करने के बाद इसमें एक ही वीडियो नहीं, हमने एक इंफॉर्मेशन इसमें और दी थी कल, इसमें एक जो मछुआरे ने बनाई, एक वीडियो पंकज ने भी बनाई है, वो भी सामने आई है, वो खुद उन्होंने बनाई कि ये रिकवर किया, उसी समय मछुआरा भी बना, दो दो वीडियो अब सामने आई है। देखिए, जो वीडियो जितनी मर्जी सामने आए, लेकिन जो पेन ड्राइव थी वो केस प्रॉपर्टी थी, वो एक एविडेंस था। उसको फॉर्मेट करना जो है वो एक तरह से जांच को प्रभावित करना है। और जांच को प्रभावित कौन करेगा? जो मुजरिम हैं, जिनको डर है इस मामले में फंसने का, या इसका मतलब वो इतने बड़े लोग हैं कि उन्होंने किसी ना किसी पर प्रेशर डालकर एएसआई को बिलासपुर भेजा। अब देखिए, बेचारा एएसआई फंसेगा इस मामले में, क्योंकि उसने किसी के डायरेक्शन पर भी चाहे वो फॉर्मेट की है, लेकिन गलती पहले नंबर पर उसकी है। दूसरी बात ये है कि इस मामले में जब उससे पूछताछ होगी पंकज से, जो एएसआई है, तो वो बताएगा कि किसकी डायरेक्शन में गया। आपको जब जानकारी है, जैसे पुलिस का कोई भी कर्मचारी है, कोई भी ऑफिसर है, वो जब भी अपने स्टेशन से दूसरी जगह जाता है, रोज़ नामचे में एंट्री होती है कि वो यहाँ से बिलासपुर गया। बिलासपुर पहुँच के वहाँ के जो लोकल थाना है वहाँ रिपोर्ट करनी पड़ती है। वहाँ के रोज़ नामचे में आता है आणगी, यहाँ से रवानगी, वहाँ पर आणगी। तो ये दोनों जगह एंट्री हुई है और उसमें पर्पस भी लिखा होता है। पुलिस वाला कोई भी अपनी मर्जी से इधर से उधर मूव नहीं कर सकता, तो वो सारा कुछ रोज़ नामचे में है, तो रोज़ नामचा चेक करना चाहिए कि उसमें क्या हुआ। उसके बाद पंकज से पूछना चाहिए कि आपने जो पेन ड्राइव है इसको किसके कहने पे फॉर्मेट किया। जिन लोगों ने फॉर्मेट करवाई है उनके खिलाफ एक्शन होगा। और देख लीजिएगा, ऊपर तक लोग जो हैं इस मामले में फंसेंगे। एक दूसरे का नाम बताएगा, दूसरा तीसरे का नाम बताएगा, तीसरा चौथे का नाम बताएगा। मैं इसलिए अब अंतिम सवाल पे आता हूँ। सीबीआई, गुड़िया मामला सीबीआई को गया था, उस मामले में भी आपने सीबीआई की कार्यप्रणाली पे बहुत सारे सवाल तो आपने ही खड़े किए। हाँ, अब मैंने जो सवाल सीबीआई के आचरण पर उस वक्त खड़े किए थे, वो इसलिए खड़े किए थे क्योंकि उनकी सारी जो जांच थी, उनको केस हैंड ओवर किस लिए किया था? क्योंकि गुड़िया के मामले में इन्वेस्टिगेशन पर लोगों को शक था। उनका काम था गुड़िया मामले की इन्वेस्टिगेशन करना। उनका सारा ध्यान चला गया पुलिस के आचरण पर कि पुलिस ने क्या क्या किया। आपकी ड्यूटी ये नहीं थी। ये बात अलग है कि उस मामले में एक एक्यूज जो था, जो पकड़ा गया था, उसकी डेथ हुई, नेपाली की। आपके जो सीबीआई की जांच है वो सारी उस तरफ चली गई और उसमें ही वो उलझे रहे और उन्हें एंड में
कोर्ट से बार बार परमिशन लेते रहे, लेकिन उनके गुड़िया के कातिलों को नहीं ढूंढा। क्या गुड़िया का कातिल चरानी था? पूरा हिमाचल इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि गुड़िया का जो कातिल है वो चरानी था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि सारी सीबीआई वैसी है। सीबीआई के कुछ ऑफिसर वो जो उस टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो अलग होंगे, अब जो कर रहे हैं ये अलग हैं। अब पीड़ित परिवार ने ये उम्मीद जाहिर की है कि अब उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, ये पीड़ित परिवार कह रहा है। देखिए, मेन सेटिस्फेक्शन जो है वो पीड़ित परिवार की नहीं रही है। ये मामला पूरे हिमाचल का बन गया है, ये न्याय का बन गया है कि नेगी साहब जो इतने बड़े ऑफिसर थे, चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर थे, इतने पढ़े लिखे थे, इतने बड़ी पोस्ट पर थे, उस व्यक्ति को क्यों अपनी जान गंवानी पड़ी? चाहे उनकी सुसाइड हुई है या उनका मर्डर हुआ है। मेरा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि नेगी साहब की जो मिसिंग है वो 10 मार्च को हुई, 18 मार्च को उनकी डेड बॉडी मिली, 19 तारीख को उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये आया कि ये डेथ जो है 4-5 दिन पहले हुई है। 4-5 दिन जो बनते हैं वो बनते हैं 13, 14 या 15। तो 10 मार्च को वो गायब हुए। 10 मार्च को उनकी लोकेशन जो है घुमारवीं में देखी गई है, वो जो पुल है वहाँ पे देखी गई है। उसके बाद वो एक बस में बैठकर एचआरटीसी की घुमारवीं गए हैं। उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए हैं, ये 3 दिन जो है बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। 3 दिन में नेगी साहब के साथ क्या हुआ, क्योंकि अगर 3 दिन के बाद अगर डेथ हुई है तो कोई सुसाइड के लिए जाता है तो तुरंत सुसाइड कर लेता है। वो 3 दिन सोचेगा नहीं, सोचेगा तो उसका मन बदल जाएगा। अब दूसरा एंगल इसमें आता है मर्डर का, क्योंकि जो ओंकार शर्मा की रिपोर्ट है वो साफ कह रही है कि पैखूवाला सोलर प्रोजेक्ट में 100 करोड़ से ऊपर का घालमेल हुआ है। कड़छम भांगतू प्रोजेक्ट है, उसमें इतना बड़ा घोलमेल हुआ है। और घालमेल करने वाले जो हैं उन्होंने स्ट्रेट अवे हरिकेश मीणा और देशराज का नाम लिया है, लिखा है उसमें अपनी रिपोर्ट में। तो इससे साफ होता है कि ये इतने बड़े लेवल पर इन लोगों ने नेगी साहब को टॉर्चर किया। अब ये नहीं पता इन्होंने उनका मर्डर करवाया, क्योंकि ये भी इस एंगल को आप, इस थ्योरी को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष ने मीडिया ट्रायल किया, ये सब विपक्ष का किया धराया है कि मीडिया ट्रायल किया। पीड़ित परिवार के साथ वो पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ट्रायल करने का काम सरकार का है। अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो ओरिजिनल सरकार ने, जो ओरिजिनल ट्रायल है वो सरकार ने क्यों नहीं किया? सरकार के पास 2.5 महीने थे। आज लगभग नेगी साहब की डेड बॉडी को मिले हुए 2 महीने 10 दिन हो गए। 2 महीने 10 दिन में जो सरकार ने जांच की, कहाँ पहुंची? क्या किसी की अरेस्ट हुई? देशराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जिस दिन उसने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल की, बेल की, हाई कोर्ट ने उसको इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया। उस दिन पुलिस के पास मौका था कि उसको अरेस्ट करते। उसके बाद जब थोड़े दिनों के बाद उसकी बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद भी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। उसके बाद वो कम से कम 8-10 दिन खाली रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। इस बीच नेगी साहब के ब्रदर ने पुलिस को कहा कि देशराज जो है अपने घर में है, उस काली कोई इको स्पोर्ट गाड़ी है, उसमें बैठकर वो वहाँ जा रहा है, इसको अरेस्ट करो। पुलिस वालों ने कहा, जो नेगी साहब के ब्रदर की बात कर रहा हूँ, उनका बयान है, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा हम किसी को उसके घर जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। ये तो हाइट है। उसके बाद जब कोर्ट में मैटर लगा, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार की तरफ से कोई बेल एप्लीकेशन को अपोज करने वाला ही नहीं था। आप एक छोटे मोटे 420 के मामला हो, मार कुटाई का मामला हो, छोटे छोटे मामलों में लोग बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं, सरकार की तरफ से पुरजोर उनका विरोध किया जाता है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ एक मर्डर का मामला था, यहाँ एक व्यक्ति की जान का मामला था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो प्रदेश का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसने ईमानदारी से इस प्रदेश को सर्व किया था, सरकार का बंदा था।
और सरकार उसके मुजरिम जो थे उसके साथ खड़ी दिखाई दी। जब उन्होंने बेल को अपोज नहीं किया, इसका मतलब सरकार उसको बेल आउट कर रही है। सरकार ने क्यों नहीं उसकी बेल को अपोज किया, इसका मतलब सरकार उसके मुजरिमों के साथ खड़ी दिखाई दी, ना कि नेगी साहब की तरफ खड़ी दिखाई दी। इतना कहना है। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने अपनी बात, कानूनी पक्ष सामने रखा है। खासतौर पर बिमल नेगी मामले में जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। टीन्स भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।